हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो बच्चों, जैसे तुमको पता है कि तुम्हारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, इसका जो वन शॉट लेक्चर है वो प्रीवियस वीडियो में कवर किया गया था और जिसका रिमेनिंग पार्ट है वो आज के इस लेक्चर में कवर किया जाने वाला है। तो इस वीडियो में जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बची हुई थी वो सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपकी आज का कवर की जा रही है। तो वन शॉट का लेक्चर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, जिसमें आपको हर एक चीज डिटेल में बताई गई थी, जैसे पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, पीरियोडिक टेबल कैसे बनाना है, कैसे उसको लर्न करना है और जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो सब कुछ आपको बताया गया था। तो वो सारी चीजें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर को जाके प्लेलिस्ट में देखो। तो प्लेलिस्ट का नाम होगा 2024 केमिस्ट्री। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है केमिस्ट्री का वो लेक्चर क्या है देख सकते हैं। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वन शॉट का पीरियोडिक टेबल का वो अब लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो आपकी आती है एटॉमिक साइज, या फिर इसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो देखो, बात आती है कि भाई एटॉमिक रेडियस क्या होगी। तो ये देखो बहुत ही आसान होता है। इसमें देखो तुमको क्या ध्यान रखना, ध्यान से देखना। तुमको इसमें क्या दो चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी वो दो चीजें हैं? देखो, सबसे पहले अगर हम एटम को बनाते हैं तो आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, हमारी सेल्स होती हैं। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, सेल्स होती हैं। तो जैसे ये हो गई हमारी फर्स्ट सेल, फिर इसके बाद क्या होगा, आपकी होगी सेकंड सेल। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अराउंड क्या सेकंड सेल इस तरीके से बनाएंगे। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कोई एक एटम है जिसके लिए केवल आपकी कितनी सेल्स है, केवल दो सेल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, उस एटम की क्या देखते हैं, आउटर मोस्ट सेल देखते हैं। क्या देखते हैं, उस एटम की आउटर मोस्ट सेल देखते हैं। और आउटर मोस्ट सेल के अलावा क्या देखते हैं, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो देखते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, ये है न्यूक्लियस। तो उसका दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, उसका न्यूक्लियस देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो उसका क्या हम देखते हैं, न्यूक्लियस देखते हैं। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, या उसी को हम कहते हैं एटॉमिक साइज। तो ये हमारा जो ये पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर पे, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस को आप बोलते हो एटॉमिक रेडियस। तो अगर मैं तुमसे कम शब्दों में बात करूं, अगर तुमको डेफिनेशन लिखना है तो तुमको ध्यान दो चीजों पर देना है। पहली चीज है किसी भी एटम के लिए सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पर, कि भाई न्यूक्लियस का सेंटर कहां पर है। तो आपको पता होता है कि भाई ये हमारा क्या न्यूक्लियस है और जिसका पॉइंट होगा बीच में बिल्कुल, वो आपका होगा सेंटर। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो एटम देखना है और एटम के लिए दो चीजें देखेंगे, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोल देंगे, एटॉमिक रेडियस, या इसी को हम बोल देते हैं एटॉमिक साइज। दोनों बातें एक ही हैं। तो बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है। आपको क्या करना है, आपको एक एटम लेना है, एटम का आपको देखना है उस एटम के लिए जो न्यूक्लियस है उसका सेंटर कहां पर है, और सेंटर से जो भी आउटर मोस्ट सेल होती है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो ये हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का ये सेंटर था, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल ये था, इसके बीच की जो डिस्टेंस हो इसको हमने एटॉमिक रेडियस। इसको हम लोग स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो, इसके लिए हमको कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं कि भाई ग्रुप में जाने पर क्या होगा और पीरियड में जाने पर क्या चेंज होगा। तो ये हम लोग क्या देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब किसी ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज में क्या चेंज होता है। तो मैं तुमको बता देता हूं कि एटॉमिक साइज क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट क्वेश्चन आता है कि इंक्रीज क्यों करेगा, इंक्रीज क्यों करेगा। अब इसको मैं तुमको रीजन बताऊंगा क्यों करेगा इंक्रीज, अभी मैं तुमको रीजन बताऊंगा। और उसी तरीके से जब आप लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जाते हो, जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो जो एटॉमिक साइज होगा वो डिक्रीज करेगा, मींस वो कम हो जाएगा। उसका रीजन भी मैं अभी आपको बताता हूं कैसे वो डिक्रीज करने वाला है। अगर मैं तुमको बना के दिखाऊंगा तो तुमको समझ में आएगा कि भाई कैसे डिक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको रेज करना पड़ेगा इस चीज को, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। तो चलो इसको रेज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है ग्रुप की।
कि ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कैसे एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, ग्रुप में चेंज देखने के लिए या पीरियड में चेंज देखने के लिए सबसे पहले हमको उनके बारे में कुछ जो स्ट्रक्चर वगैरह वो बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप के लिए कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ग्रुप की बात करो तो यहाँ पे लिखोगे ग्रुप। अब ग्रुप में कोई भी एक क्या है, आप ग्रुप ले लो। तो जैसे मैं ले लेता हूं, एक ग्रुप ले लेता हूं आपका, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, हलीना का रव। तो आगे भी ग्रुप है लेकिन हम इतने ही एलिमेंट ले लेते हैं, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। अब देखो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ आता है 1। लिथियम के लिए 3 होता है, तो कन्फिग्रेशन इसका आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,1। सोडियम के लिए 11 होता है, तो आपका आएगा 2,8,1। पोटेशियम का 19 होता है, तो आपका आएगा 2,8,1। तो ये आपका इस तरीके से कन्फिग्रेशन आएगा। बस अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट ले लें और उसके अकॉर्डिंग बना के देखें इसके स्ट्रक्चर वगैरह, तो आपको क्लियर होगा कि भाई हो क्या रहा है वास्तव में। तो देखो, अगर हम लोग हाइड्रोजन का बनाते हैं तो हाइड्रोजन में सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगी, आपकी सेल होगी। अब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना देंगे। फिर इसके बाद क्या, लिथियम है। लिथियम में क्या है, 2,1, मतलब आपकी 2 सेल आने वाली हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, न्यूक्लियस बनाओगे। उसके बाद फर्स्ट सेल ये हो गई और सेकंड सेल ये हो गई। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां आप बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन यहां बनाओगे। अब इसके बाद सोडियम आ गया, तो सोडियम के लिए बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो सोडियम के लिए क्या होगा, पहले न्यूक्लियस होगा, उसके बाद कितनी सेल है, 1 2 3। तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, तो ये सेल हो गई। तो सोडियम में कितना है, 2। तो पहली सेल ये थी, तो 1 और 2 हो गया आपका। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है सेकंड सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके किसके लिए हो गए, सेकंड सेल के। और लास्ट वाली सेल में कितने, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बना देंगे। अब आएगा पोटेशियम, तो पोटेशियम को थोड़ा इधर बना लेते हैं। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, फिर क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट सेल बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, फर्स्ट ये सेकंड ये। फिर सेकंड सेल बनाया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या करेंगे, थर्ड वाली सेल बनाएंगे, तो ये थर्ड वाली सेल हो गई आपकी। इसमें कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आप बची आपकी लास्ट सेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट वाली सेल यहां से ऐसे करके क्या बनाएंगे, तो ये हमारी होगी लास्ट वाली सेल। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का ये बनाया, लिथियम का ये बनाया, इसके बाद सोडियम का ये बनाया और पोटेशियम का ये बनाया। अब आप खुद देखो हो क्या रहा है, जब आप टॉप से बॉटम आ रहे हो, क्या आ रहे हो, जब आप टॉप से बॉटम आ रहे हो, जब आप टॉप से बॉटम आ रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, साइज बढ़ रहा है। साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या बढ़ती जा रही। तो इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से जो हमारा साइज है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको दिख भी रहा है कि जब आप टॉप से बॉटम आए थे तो यहां पर एक सेल थी,
यहाँ पर दो दो सेल हो गई, यहाँ पर आपकी 3 सेल हो गई, यहाँ पे आपकी 4 सेल हो गई। तो सेल्स बढ़ती जा रही हैं और सेल्स बढ़ रही हैं तो इसलिए जो हमारा एटॉमिक साइज है वो भी टॉप से बॉटम क्या है, इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसका उल्टा बोलें, अगर हम जाते हैं बॉटम टू टॉप, अगर हम जाते हैं बॉटम टू टॉप, क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप जाते हैं, तो आप देखो जब आप बॉटम से टॉप जा रहे हो तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अगर बॉटम से टॉप जाते हो तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर क्या एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ध्यान देंगे, अगर किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आओगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ेगा। और अगर बॉटम से टॉप पर जाओगे तो हमारा जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कम हो रही हैं, तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो भी कम हो रहा है। तो अगर तुमको इंग्लिश में बोलना है तो तुम बोल सकते हो, when we are moving from top to bottom in a group, then number of cells are increasing, therefore atomic size also increasing। तो यह बोल सकते हो, in the same manner if you are moving from bottom to top in a group, then number of cells are decreasing, then the atomic size also decreasing। तो ये आपका लिखने का एक पैटर्न हो गया जहां पर आप अपने एटॉमिक साइज को ग्रुप के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हो। अब इसके बाद तुम्हारा आएगा, ग्रुप के बाद आएगा पीरियड, कि पीरियड में वो सब चीजें कैसे होंगी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, पीरियड में स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सारी चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो पीरियड में बताने के लिए एक हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पीरियड लेना पड़ेगा और उसके सारे एलिमेंट, नहीं तो कुछ एलिमेंट तो जरूर लिखने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अपने किसी भी एक पीरियड की, उसकी बात करते हैं, तो जैसे हम क्या करते हैं, एक पीरियड की बात करते हैं। तो पीरियड में क्या होता है, एलिमेंट्स होंगे, जैसे ग्रुप में एलिमेंट्स थे वैसे पीरियड में भी एलिमेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पीरियड ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सेकंड पीरियड ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या है, हो गया है। अब देखो यहां पर देखना ध्यान से, ये 3 होता है एटॉमिक नंबर, यहां 4 होगा, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, आपका नाइट्रोजन का 7 है, और ऑक्सीजन का आपका क्या है, 8 है। अगर इनका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो क्या होगा, लिथियम का होगा 2,1, बेरिलियम का होगा 2,2, बोरॉन का होगा 2,3, कार्बन का होगा 2,4, नाइट्रोजन का होगा 2,5, ऑक्सीजन का होगा 2,6। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया है। अब देखो यहां पर आप देख रहे हो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बराबर है, क्योंकि यहां पर भी आपकी 2 सेल हैं, यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। तो नंबर ऑफ सेल्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जब नंबर ऑफ सेल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो अब भैया क्या रीजन होगा, देखते हैं क्या रीजन होगा। देखो यहां पर देखो, ध्यान से देखना, जब आप इसका बनाते हो, क्या हम इसका वो बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर। तो पहले हमने न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस लेने के बाद पहली सेल लेंगे, पहली सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फिर इसके बाद सेकंड सेल लेंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से हम बोरॉन वाला ले लें एक बार, अगर बोरॉन का लोगे, ये हमने ले लिया लिथियम के लिए, अब बोरॉन के लिए लेते हैं तो क्या होगा, पहले आप लोगे न्यूक्लियस, उसके बाद क्या लोगे, सेल, सेल लोगे पहली वाली, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। फिर आप लोगे सेकंड सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो 1, 2 और 3। अब हम ऑक्सीजन वाला ले लेते हैं,
ये हमने ले लिया बोरॉन के लिए। अब ऑक्सीजन वाले ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, पहले हमारा ऑब्वियस ही बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर उसके बाद हमने क्या लेना है, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2, ये 2 है। फिर कितने आपको बनाने हैं, फिर बनाने आपको 6 इसके बाद। तो यहाँ कितने हो गए, 6 बनाने। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सबके लिए क्यों नहीं बनाया है। बेटा सबके लिए इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसलिए हमने क्या है, सबके लिए नहीं बनाया। और जब आप बनाएंगे तो आप क्या करिए, प्रोटेक्टर का यूज कर लीजिए। और प्रोटेक्टर का यूज करके क्या है, इसको प्रॉपर आप क्या है, सर्कुलर फॉर्म में बनाइए। तो जब आप प्रोटेक्टर से प्रॉपर वे में ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनका जो साइज है होगा वो आपको एक जैसा दिख रहा होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं रियलिटी में। रियलिटी में क्या होगा कि जैसे आप यहां देख रहे हो, तो यहां पर आप देखो न्यूक्लियस में क्या होगा। आपको देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ध्यान से देख लो। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और प्रोटॉन किससे इंडिकेट करते हैं, आपको मैंने लास्ट में बताया था, प्रोटॉन इंडिकेट होता है किससे, एटॉमिक नंबर से। तो प्रोटॉन किससे इंडिकेट होता है, एटॉमिक नंबर से। तो आप देखो एटॉमिक नंबर इसका क्या है, सबसे कम है लिथियम का। तो प्रोटॉन यहां पे कितने होंगे, 3 होंगे। यहां पे प्रोटॉन कितने होंगे, बोरॉन के लिए 5 होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 है। ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे क्योंकि हमारा जो है एटॉमिक नंबर 8 है। तो अगर आप देखो तो इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किसका ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या है, मैक्सिमम है ऑक्सीजन का। और इसका क्या है, लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या है, मिनिमम है। न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या है, मिनिमम है। अब आप खुद सोच के देखो, लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज सबसे मिनिमम है। और न्यूक्लियर चार्ज सबसे मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा नहीं अट्रैक्ट होगा। और जब ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा तो सेल क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। जब यहाँ न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है तो जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो सेल है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी श्रिंक हो जाएगी, दब जाएगी। और जब एक सेल दब जाएगी तो इसका मतलब इसका साइज क्या, थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, इसका साइज सबसे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज्यादा है, हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करेंगे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज से तो सेल क्या दबने लगेगी। और जब दबने लगेगी तो वो कंप्रेस टाइप में होने लगेगी। तो इसका जो साइज है वो क्या कम हो जाएगा। और यहाँ सबसे कम था इसलिए सेल क्या हो जाएगी, एक्सपेंड रहेगी, ज्यादा दबेगी नहीं। तो बस इसलिए क्या है, जो हमारा पीरियड में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा क्या करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। तो यहाँ पर साइज क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर साइज क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां साइज क्या है, मैक्सिमम होगा। और यहां साइज क्या है, मिनिमम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहां साइज क्या होगा, मिनिमम होगा। और यहां साइज क्या है, मैक्सिमम होगा। तो जब आप जाओगे, कहां जाओगे, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, क्या जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इस वजह से जो सेल्स होंगी वो अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगी। और जब अट्रैक्ट होंगी तो हमारा जो साइज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, उसकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा जो है, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। तो ध्यान रखेंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से
सेल हमारी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगी और अट्रैक्ट होने की वजह से उसका जो साइज होगा वो क्या है, कम हो जाएगा। और जब हमारा जो है, जब हम लोग राइट से लेफ्ट आएंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल कम अट्रैक्ट होगी, और जब सेल कम अट्रैक्ट होगी तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब राइट से लेफ्ट जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो सेल क्या करेगी, अट्रैक्ट कम करेगी, तो जो साइज होगा वो क्या है, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जब आप राइट से लेफ्ट जाओगे, जब आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, उल्टा होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखेंगे, लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज, राइट से लेफ्ट एटॉमिक साइज इंक्रीज। ठीक है, ये चीज आपका जो पूरा टॉपिक है वो मैंने तुम्हारा बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। और अगर किसी बच्चे को एटॉमिक साइज समझ में नहीं आएगा तो ये भी मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जो आने वाले अदर तुम्हारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी तुमको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सारी चीजें को रिलेटेड है। और एटॉमिक साइज आपको सबसे पहले इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एटॉमिक साइज आएगा तो आपको मेटालिक कैरेक्टर भी आएगा, आपको आयनाइजेशन एनर्जी भी आएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन ये एटॉमिक साइज नहीं आएगा तो आगे की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए तुमको क्या है, ये चीज बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो जो हमारा एज फाइनल रिजल्ट आया है उसको हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे कि इसके क्या क्या रीजन थे। तो एक्स्ट्रा चीजों को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूं, जिससे कि जो हमारा मेन रिजल्ट है एटॉमिक साइज के लिए, जो हमको याद करना है अपने पेपर के लिए, और जो सेल्स वगैरह आपको बना के दिखाई गई थी उनको बना के आपको क्या दिखाना होता है पेपर में। और एक चीज और बताऊंगा अभी मैं आपको, थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये चीज थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। देखिए, जब हम लोग अपनी सेल्स वगैरह बना रहे थे पीरियड में, तो हमारी सेल जब हम लोग अपनी प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो एक जैसे प्रोटेक्टर से दिखती तो है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि रियल में वैसा होता नहीं है। तो इसलिए जब भी आप सेल बनाएं तो कोशिश करिए कि जब आपको पता है, कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कुछ साइज क्या है, छोटा करते जाइए, जिससे कि एग्जामिनर को जो डायग्राम देख के ही वो समझ जाए। सेम उसी मैनर में जब आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं टॉप से बॉटम, तो आपको पता है जब टॉप से बॉटम जाना है तो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपको पता है जब टॉप से बॉटम आने पे इंक्रीज करता है तो आप क्या करें, थोड़ा साइज को इंक्रीज करते जाइए, जिससे कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उसको विजुलाइज भी हो सके कि हाँ वास्तव में हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपको उसको जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन दोगे एग्जामिनर को उतने अच्छे मार्क्स होंगे। अगर रिप्रेजेंटेशन आपका बेस्ट नहीं होगा तो फिर मार्क्स आपके कम होंगे। जब आप अपनी बुक को देखोगे तो बुक में आप देखोगे कि बुक वाले जो डायग्राम बनाते हैं उसमें जब जैसे इसका डायग्राम बनाएंगे टॉप से बॉटम में तो वो थोड़ा साइज क्या है, इंक्रीज करते जाते हैं, और जब ये बनाएंगे लेफ्ट से राइट वाला तो एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे मैं तुमको एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे हमारा सबसे पहले क्या था, हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, ये ग्रुप में था। अगर हम ग्रुप में देखते हैं तो ये पोजीशन थी, तो हमको पता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनाना था, हमको पता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनाना था, तो एक बना दिया। हमको पता है कि भाई यहाँ पे लिथियम का 3 होता है तो 2,1 होता है। अगर 2,1 होता तो इसका मतलब क्या था कि हमको 2 सेल बनानी थी। तो 2 सेल जब आप बनाएंगे तो ग्रुप वाले में तो तुम देख रहे हो कि भाई ऑटोमेटिक ग्रुप वाले में तो साइज बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेल बढ़ती जा रही है। सोडियम वाले में बनाओगे तो 281 बनाओगे, तो यहां पर आप बनाओगे 2 फिर 8 बनाओगे, फिर 8 बनाओगे और फिर 1 बनाओगे। एक चीज और बताऊंगा इसी में, मैंने जो कहा था जो आपको बताना बहुत जरूरी है। जब आप बुक में डायग्राम देखोगे तो ये जो गैप होते हैं ना, जो ये गैप होते हैं, जैसे जैसे यहाँ का बीच का गैप है और यहाँ से यहाँ के बीच का गैप है,
तो एक चीज ये देखिएगा कि जो गैप होता है वो क्या बढ़ता जाता है। तो जब आप डायग्राम बनाएं तो जैसे पहली सेल पहले आपने न्यूक्लियस ये बनाया है, न्यूक्लियस के बाद पहली सेल अगर आपने ये बनाई है और आपने इतना गैप दिया है, तो दूसरी वाली सेल में इससे ज्यादा गैप दीजिएगा। अब दूसरी वाली सेल में इससे ज्यादा गैप दीजिएगा, और जब इसके बाद जब आप तीसरी सेल बनाए तो आपको पता है कि इतना गैप आपने दिया है, तो अब की बार इससे ज्यादा गैप दीजिएगा। अगर आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो जैसा बुक में बनाते हैं डायग्राम, सेम टू सेम आपका वैसा ही डायग्राम बनेगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड स्पेस है जहां पे आपको सारी चीजों को समझाना है, इसलिए हम आपको क्या हर एक चीज करके नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक में देखो तो आपको दिखाई देगा। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको बेस्ट मार्क्स चाहिए, तो आपको डेफिनेटली जो डायग्राम वगैरह है वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग डायग्राम वगैरह बनाओगे तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स होंगे वो आपको 100% मिलेंगे, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या मेहनत पड़ेगी, क्योंकि ये डायग्राम बनाया गया है और ये डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे हमने गैप क्या है, ज्यादा नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई हमारे पास स्पेस कम है। अगर अभी हम बनाना शुरू करेंगे तो आपको क्या है, पूरे बोर्ड पे डायग्राम बन ही नहीं पाएंगे सारे, तो इसलिए हमारी मजबूरी, तो इसलिए हमने क्या इस तरीके से बना दिया। लेकिन आपके पास जो कॉपी होगी, कॉपी में अच्छा खासा स्पेस होता है आपके पास, तो एक बार प्रैक्टिस करिए कॉपी में कि भाई हमको अपने एग्जाम हॉल में कैसे लिख के आना है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या लिख के आना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी इसी तरीके जब आप लेफ्ट से राइट का बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा समझ लो, थोड़ा उसमें भी समझ लो, जिससे कि आपको चीज समझ में आ जाए। अब देखो लेफ्ट से राइट वाला बनाओगे ना जब आप, तो अभी आपका क्या था, लिथियम से स्टार्टिंग थी। जब आप पीरियड वाला बना रहे थे, लेफ्ट से राइट वाला, तो आपको पता है कि लिथियम से स्टार्टिंग थी। लिथियम, बरेलियम, बोरॉन, कार्बन, इतने ही बना लेते हैं। जैसे जब आप बना रहे हो तो आपको पता है कि लिथियम क्या है, इसका साइज बड़ा होगा, आपको पता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पहले न्यूक्लियस बनाना है। इसका साइज आप क्या करो, इस तरीके से बना लो। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2,1 होता है यहाँ पे, ये 2,2 होगा, ये 2,3 होगा, ये 2,4 होगा। अब आपको पता है कि भाई 2 होगा फिर 1 होगा, और आपको ये पता है कि भाई ये सबसे बड़ा होगा, आपको पता है कि आगे जाकर डिक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है, जब ये इसका डायग्राम बनाएंगे तो इससे थोड़ा क्या है, इसका जो गैप होगा ये थोड़ा कम कर दीजिए, और इसका यहां से जो गैप होगा वो थोड़ा कम कर दीजिए, तो इससे थोड़ा सा कम होगा। तो इसका जब ये बनाएंगे तो इसमें फिर से थोड़ा सा गैप कम कर दीजिए, जब यहाँ पे आएंगे तो इसका गैप और कम कर दीजिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए कार्बन के, और 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए आपके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया हमारा लिथियम का, ये हो गया कार्बन का। इसी तरीके से हम लोग बेरियम का बना लें बीच में थोड़ी देर के लिए, तो इससे हल्का छोटा बनाते हैं। देखो इससे हल्का छोटा बनाएंगे, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। तो ये देखो आपका क्या है, यहां से छोटा ये है, इससे छोटा एक और बनेगा यहाँ पे, तो उससे छोटा ये बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो साइज है ना, वो दिख रहा है कि भाई साइज हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। और जब राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि भाई साइज इंक्रीज कर रहा है। ये चीज आपको करना था, मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। अब अगर हम थोड़ा एक बार स्काई बना के अगर आपको दिखा दें तो आपको और थोड़ा सही समझ में आएगा। 2,3 बोरॉन का ये भी थोड़ा बना देते हैं। आपको बताइए इससे इससे थोड़ा कम होगा, इससे थोड़ा कम ले लेते हैं। 2, 3, इधर 2, तो ये आपके रेक्टोन का कन्फिगरेशन हो गया। तो अब देखोगे, अब आप जो इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और इससे छोटा ये है। बस इसी तरीके से आपको क्या डायग्राम बनाना होता है। अगर ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो चीजें हैं वो एग्जामिनर को बहुत बेस्ट वे में रिप्रेजेंट होगी। और इतनी मेहनत कोई बच्चा करके दिखाता नहीं है, ये भी कहने की सच्चाई है। तो इसलिए जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो उसी मैनर में बनाइए जिस मैनर में मैं तुमको बता रहा हूँ, उस मैनर में बनाओगे तो डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको दिख रहा है कि भाई लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। और जब राइट से लेफ्ट आ रहे हो
तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से तुम्हारा क्लियर हुआ होगा, कैसे बनाना है, कौन सी गलती करते हो, क्या करते हो, वो सब तुम समझ गए होगे। इसके अलावा जो अदर प्रॉपर्टी वो भी हम लोग क्या देखें, तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। और जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो हमको याद करना ही करना है, एज ए स्टूडेंट दिमाग में हर समय फीड होना चाहिए, वो मैं तुमको बताता हूँ। क्या चीज तुम्हारे दिमाग में हर समय 24 घंटे फीड रहनी चाहिए। अगर वो चीज फीड नहीं होगी तो तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तुम क्या है गड़बड़ किए हो फिर। तो फीड रहने वाली चीजें बताता हूँ, जो हमेशा फीड रहनी चाहिए 24 घंटे। देखो, पहली चीज क्या फीड रहनी है, एटॉमिक साइज की हमको डेफिनेशन रखनी है। तो पहली चीज फीड हुई भाई, हमको एक एटम लेना है। एटम के दो चीजें देखना था, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस देखना था और आउटर मोस्ट सेल देखना था। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने बोला है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। फिर ग्रुप में पोजीशन देखना है कि भाई टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे। जब टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने वाला है, और जब इंक्रीज करने वाला है तो उसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। कि जो तुम्हारी नंबर ऑफ सेल्स थी वो क्या बढ़ती जा रही थी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ग्रुप का क्या रीजन है कि नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं पीरियड की, पीरियड में जब लेफ्ट से राइट आते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो क्या होता है, जो अट्रैक्ट होने लगती हैं सेल्स, अट्रैक्ट होने लगती हैं सेल्स इधर न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस तरफ अट्रैक्ट होती है तो साइज क्या है, कम हो जाता है। तो ये जो रीजन है वो आपको ध्यान जरूर और जरूर ध्यान रखना है। सिंपल सा है, एटम के लिए तुमको दो चीजें देखना था। पहली चीज था सेंटर और दूसरी चीज था आउटर मोस्ट सेल। सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस हो गया। अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हो तो तुम्हारा क्या होने वाला है, टॉप से बॉटम आने पर हमारी जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ती हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है। और जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता है, और उस वजह से जो सेल्स होती हैं वो न्यूक्लियस की तरफ आने लगती हैं और साइज क्या छोटा हो जाता है। तो ये कंप्लीट कवर हो गया हमारा किसके बारे में, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हैं उनको हम समझेंगे, तो इसको हम लोग पूरा इरेज करेंगे, फिर उसके बाद अदर टॉपिक समझेंगे। बच्चों, अब एटॉमिक साइज के बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमारी मेटालिक करैक्टर। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि मेटालिक करैक्टर क्या होता है। तो देखिए, मेटालिक करैक्टर में तुमको क्या है, दो चीजें सिर्फ ध्यान रखनी है। जैसे मैं तुमको बताया था कि एटॉमिक साइज में दो चीजें ध्यान रखना था, तो वैसे ही मेटालिक करैक्टर में दो चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी दो चीजें ध्यान रखनी है, पहली चीज तुमको ये ध्यान रखनी है कि उसके अंदर टेंडेंसी हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उसके अंदर टेंडेंसी हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और अगर वो एटम या वो एलिमेंट अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो मतलब ये है कि वो पॉजिटिव आयन को क्या बनाएगा। तो दो चीजें तुमको ध्यान रखनी है कि टेंडेंसी हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और दूसरी चीज वो पॉजिटिव आयन को क्या है फॉर्म करे। तो ये दो चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो तुम्हारा मेटालिक करैक्टर तुमको क्लियर है। तो सिंपल सा हम बोलेंगे, मेटालिक इलेक्ट्रॉन सिंपल सा हम बोलेंगे एलिमेंट्स जिनके अंदर टेंडेंसी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और एक पॉजिटिव आयन बनाने की, उसको हम बोलते हैं मेटालिक करैक्टर। दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटालिक करैक्टर। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक हमारा टेंडेंसी टू लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेकंड थिंग फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। तो फिर से आपको एक बार मैं बता देता हूं, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटालिक करैक्टर। अब देखो इसमें वो कैसे होता है, ये इसका हम एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम को ले लें, क्या करें, फॉर एग्जांपल हम सोडियम को ले लें, तो सोडियम आपको मालूम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11 है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2,8,1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद अगर आप लास्ट सेल को देखो, लास्ट सेल क्यों देख रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तुमको पता है, मैंने तुमसे कहा था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमको देखना होता है मेटालिक रिएक्टर में। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या आप ये जानते हो? बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? कई बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो क्या बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल मतलब जो हमारी आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है आपको किसको लूज करना है, आपको लूज करना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? 1 हुआ। 1 क्यों हुआ? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल हमारी क्या है, ये लास्ट वाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, सिर्फ एक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को आप इजीली लूज कर सकते हो। क्योंकि अगर इसके स्ट्रक्चर को हमको कंप्लीट करना है, देखिए अगर हमको इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है तो या तो यहाँ पर 2 8 रहे या फिर 2 8 8 रहे। तो 2 8 8 कब होगा? जब वो गेन करता है। लेकिन ये आपको पता है कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, काफी ज्यादा आसान है। तो आप क्या करोगे, आप सोडियम आयन बना दोगे, तो Na+ बना दोगे। तो Na+ क्या इंडिकेट करेगा? Na+ इंडिकेट आपका करेगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2,8। तो ये हमारा क्या है, बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक हमारे पास एलिमेंट था जिसने अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया और एक हमारा पॉजिटिव आयन क्या बना दिया है। तो सिंपल सा है, क्या हुआ है, जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया है, लूज हो गया है। अब लूज होने के बाद क्या है, क्या हो गया है, एक पॉजिटिव आयन क्या है, बना दिया, फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो इतनी बात मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गई होगी। तो सिंपल से ध्यान रखेंगे, मेटालिक रिएक्टर में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज की भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी चीज आपकी हो जाएगी कि भाई जो पॉजिटिव आयन है वो बन जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं, दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर को हम देखेंगे कि भाई ग्रुप में जाने पर क्या होगा और पीरियड में जाने पर क्या होगा। अब जो ग्रुप में जाओगे तो आपको मानो टॉप से बॉटम जाना होता है, और पीरियड में जाओगे तो भाई तुम लेफ्ट से राइट जाओगे। तो जब टॉप से बॉटम आओगे, जब टॉप से बॉटम आओगे तो क्या होगा, तो टॉप से बॉटम आने पर ये इंक्रीज करता है और लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज करता है। लेकिन क्यों करता है, प्रॉब्लम की बात यह है। तो देखिए जब आप टॉप से बॉटम आ रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, टॉप से बॉटम आ रहे हो, तो टॉप से बॉटम आने पे आपको पता है कि एटॉमिक साइज ने क्या किया था, इंक्रीज किया था। एटॉमिक साइज बढ़ा था, आपको पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, और एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा और जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। और अगर उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है, आसान हो जाएगा। तो जब आप टॉप से बॉटम आ रहे हो तो एटॉमिक साइज बढ़ा है, एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और जो आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस है ये क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है, इजी हो गया है। और जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बढ़ गया है। तो जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल के फॉर्म में समझो, जैसे हाइड्रोजन था, जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में 1 होता है, तो जैसे ये आपने न्यूक्लियस बनाया और एक ये आपने क्या है, इलेक्ट्रॉन बनाया। अब इसके बाद आपका लिथियम था, ना, फिर सोडियम था, फिर आपका पोटेशियम था 19। अगर आप पोटेशियम का बनाओगे तो पोटेशियम को आपको मालूम होता है कि 2881 होता है। अगर पोटेशियम का बनाओ तो आपको पता है कि 4 सेल होंगी, इसमें कितनी सेल होंगी, 4 सेल। ये हमने बनाया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसके बाद नेक्स्ट सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, फिर से ये हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद लास्ट सेल एक और बनेगी आपकी इस तरीके से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हो, अब आप देख रहे हो, खुद देखो, ये हाइड्रोजन का है और ये हमारा पोटेशियम का है। यहां से सेंटर से लेके इसके बीच की डिस्टेंस और यहां से लेके इसके बीच की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है, इजी है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा ज्यादा, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन कम है। जब यहाँ अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब क्या होगा, जब अट्रैक्शन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाएगा, और जब लूज इजी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मेटालिक कैरेक्टर्स के अंदर क्या है, ज्यादा है। तो वही मैं तुमसे बोल रहा हूं कि जब टॉप से बॉटम आते हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जिस बच्चे ने एटॉमिक साइज को अच्छे से समझा है उसको ये चीज समझ में डेफिनेटली आई होगी, और जिस बच्चे ने एटॉमिक साइज को नहीं समझा होगा तो उसको इसमें कंफ्यूजन रह सकता है डेफिनेटली। तो एटॉमिक साइज को हर एक चीज बहुत अच्छे से समझो, इसलिए तुमको मैंने एटॉमिक साइज को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, बहुत आराम से, और डायग्राम 2-2 बार बना के बताया है, जिससे कि तुमको एटॉमिक साइज बहुत चीज क्लियर हो जाए। तो ये बात हुई मेटालिक कैरेक्टर की। अब ये ग्रुप में बात हुई, अब हम बात करेंगे पीरियड में लेफ्ट से राइट पे क्या होगा, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए पीरियड में अगर हम बात करेंगे तो इसको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। अब देखो अगर आप पीरियड की बात कर रहे हो तो पीरियड में कहां जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो। कहां जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, ऐसे जाओगे लेफ्ट से राइट। कैसे जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे। अब देखो पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाओगे। तुमको पता था कि जो एटॉमिक साइज वाला जब हमने पढ़ा हुआ था तो वहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, बढ़ रहा था। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो इसका मतलब क्या था, वहां पर क्या हुआ था कि हमारा जो फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या था, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था मतलब जो हमारा सेंटर पे जो चार्ज था वहां प्रोटॉन ज्यादा थे, और जो आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच में जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, बढ़ गया था। और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं तुमको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका, जैसे आपने लिखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन का था आपका 2,6 और लिथियम का था आपका 2,1, ये आपका 3 था और ये आपका 8 था। तो 2,1 का मतलब क्या हो गया कि आपको बनाना पड़ेगा पहले न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट सेल, उसके बाद सेकंड सेल। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले में 2, बाहर वाले में 1। इसी तरीके जब ऑक्सीजन में आएंगे तो यहाँ पे आपको पता था कि साइज क्या हो गया था, कम हो गया था। क्या हो गया था, साइज कम हो गया था। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया था, साइज कम हो गया था। अब आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। यहाँ पे न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, आपके 6 प्रोटॉन, आपके 8 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है। आपको बताया था जो प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो जब यहाँ 3 प्रोटॉन है, यहाँ 8 प्रोटॉन है, अब आपको सोच के देखो, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन, तो कहां पर हमारा अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन में। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो क्या, खिंचाव कर रहा है अपनी तरफ, अभी सब खींच रहा है सेल को। अगर न्यूक्लियस जब सेल को खींचेगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो इसका मेटालिक कैरेक्टर कम हो गया। तो इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कम है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका मेटालिक कैरेक्टर का कि किस तरीके से होता है। तो एटॉमिक साइज सबसे बेसिक हमारा पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। जिस बच्चे को वो समझ में नहीं आएगा उस बच्चे को आगे की चीजें
डिस्टर्ब करेंगी। तो इसलिए एटॉमिक साइज अगर नहीं समझा अच्छे से तो उसको बहुत अच्छे से समझो। तो उम्मीद है ये तुमको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम तुमको थोड़ा इरेज कर देते हैं। जो तुमको चीजें अपने माइंड में बिल्कुल एकदम तोते की तरह रटना है वो समझ लो, जो एग्जाम में तुमको लिख के आना ही आना है। जो डायग्राम्स वगैरह थे वो मैंने तुमको बताया, बुक में भी आपके डायग्राम आपको दिखाई देंगे, सेम ऐसे दिखाई देंगे, तो उनको आपको समझना है और अच्छे से करना है। बाकी मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया है, लेकिन तुमको अच्छे से रिप्रेजेंट करके आना अपने पेपर में। तो देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, जो तुमको अपने माइंड में इतनी चीजें 24 घंटे होनी चाहिए, वो चीजें बताऊँ जहाँ 24 घंटे तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। अगर ये चीज तुम्हारे माइंड में होंगी तो एग्जाम में लिख पाओगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये चीजें माइंड में नहीं हुई तो एग्जाम में लिखते समय तुमको समस्या आएगी। तो तुमको ध्यान रखना है मेटालिक कैरेक्टर में कितनी चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए, टेंडेंसी टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हमारे अंदर क्या लूज करने की टेंडेंसी चाहिए। तो जो भी आप एलिमेंट्स दे रहे हो तो एलिमेंट्स के अंदर पहली चीज क्या होनी चाहिए, टेंडेंसी टू लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज क्या चाहिए कि जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पॉजिटिव आयन क्या है, बन जाएगा। जब पॉजिटिव आयन बन जाएगा तो इसका एक हम एग्जांपल दे देंगे, सोडियम था, होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है क्योंकि हमको पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अब 1 को लूज करना काफी ज्यादा आसान है, तो जब हमने 1 को लूज कर दिया, जो व्यक्ति लूज करेगा, उस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो भाई ये हो गया Na+। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है पॉजिटिव आयन, ये हमारा बन गया है पॉजिटिव आयन। फिर अब हम ये देखेंगे कि भाई ग्रुप में जाने पर मेटालिक कैरेक्टर में क्या चेंज होगा, पीरियड में जाने पे क्या चेंज होगा। ग्रुप में जब टॉप से बॉटम आ रहे हो, जब ग्रुप में टॉप से बॉटम आ रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है। उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना क्या है, आसान हो गया है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या बहुत कम हो गया है। और जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सेम उसी मैनर में अगर हम बात करते हैं पीरियड में, लेफ्ट से राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर गया है, और डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा न्यूक्लियस है उनके बीच में जो न्यूक्लियर पुल है वो आ गया, और न्यूक्लियर पुल मतलब खिंचाव आ गया है सेल पर, और जब सेल पर खिंचाव आ गया है तो फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वही आपका लिखा गया है रीजन। जब आप ग्रुप में जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो भी इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इंक्रीज कर गई है तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर गया है। और जब पीरियड में आते हो तो हमारा बताया गया कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि न्यूक्लियर पुल क्या है, इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर पुल क्या है, बढ़ जाता है अपनी तरफ, क्या है, न्यूक्लियस सेलों को खींचता है, और जब खींचता है तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लूज नहीं हो पाता है, और जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये मेटालिक कैरेक्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अगर कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इसके बाद हम क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। अब बच्चों हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका सेम उसी तरीके से है जैसे तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर होता है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस है, वही तुमको समझना है। देखो क्या चेंज है, देखो जब आपने मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा था तो आपका था वहां पर लूज, तो नॉन मेटालिक में क्या हो जाएगा, गेन। आपको पता है कि मेटालिक में आपका बन रहा था पॉजिटिव आयन, लेकिन आपका नॉन मेटालिक में बन जाएगा एनायन। बस इतना चेंज है, बाकी सारी चीजें क्या है वैसे ही रहने वाली हैं। तो चलो बात कर लेते हैं। तो देखिए मेटालिक कैरेक्टर तो तुमने समझ लिया था। अब अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में पहले की तरह तुमको दो चीजें ध्यान रखनी है। दो चीजों में पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो। दूसरी चीज जो नेगेटिव आयन होता है, या तुम कह सकते हो कि जो एनायन होता है उसको फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, होती हो।
तो सिंपल सा है, जो एलिमेंट्स जिनके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और नेगेटिव एनायन को फॉर्म करने की, उसको हम बोलेंगे क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म नेगेटिव एनायन इज कॉल्ड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो इस तरीके से तुमको क्या लिखना होगा। तो सिंपल सा है, एलिमेंट्स के क्या चीज ध्यान रखोगे, दो चीजें ध्यान रखोगे। पहली चीज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज टू फॉर्म अ नेगेटिव एनायन। दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म नेगेटिव एनायन इज कॉल्ड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है तो कोई एक हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो उसी तरीके से पहले हम लोग एग्जांपल लिया था, उसी तरीके से अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हमको क्या लेना है, एग्जांपल में हम ले लेते हैं सर क्लोरीन। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। अब 17 क्या एटॉमिक नंबर है, तो इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट करते हैं। 17 क्लोरीन को लिखेंगे 2 8 7। अब देखो यहां पर, आप देखो लास्ट सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर गेन क्यों करवाते हैं, जिससे कि जो एटम है वो हमारा क्या स्टेबल हो जाए। तो देखो अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो Cl माइनस हो जाएगा और यहां लिखेंगे 2 8 8। तो जो लास्ट सेल है वो क्या हो गई, हमारी स्टेबल हो गई। तो स्टेबिलिटी के लिए ही हम क्या करते हैं, या तो गेन करते हैं या तो लूज करते हैं। अब आपको पता है कि नॉन मेटालिक में क्या करना होता है, गेन करना होता है, और मेटालिक में लूज करना होता है। तो नॉन मेटालिक में हमको गेन करना हो तो हमने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज ऊपर क्या है आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जो ये एटम बनता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एनायन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एनायन। तो ध्यान देने की बात यही है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है और नेगेटिव एनायन को फॉर्मेशन होना है। इलेक्ट्रॉन का गेन करना है और नेगेटिव एनायन का क्या है, फॉर्मेशन होना है। तो ये आपको अब क्या क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे क्या होता है। अब बात करते हैं ग्रुप में जाने पर क्या होगा और पीरियड में जाने पर क्या होगा। तो देखो अगर आप ग्रुप में जाते हो टॉप से बॉटम, अगर आप ग्रुप में जाते हो टॉप से बॉटम, तो देखो टॉप से बॉटम जाओगे तो हमारा जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर जाएगा, वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा डिक्रीज, क्योंकि जब टॉप से बॉटम आ रहे थे तो टॉप से बॉटम आने पर जो सेल्स थी वो हमारी इंक्रीज कर रही थी, और सेल्स अगर इंक्रीज कर रही थी तो इसका मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा था, और एटॉमिक साइज इंक्रीज किया था तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेंटर होगा न्यूक्लियस का और जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होगा उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो गेन करना है वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्यों होगा, क्योंकि जब साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसको इलेक्ट्रॉन को इसके पास लाना क्या मुश्किल होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या है, टॉप से बॉटम आने पे क्या डिक्रीज कर जाएगा। तो जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई ग्रुप में टॉप से बॉटम पर क्या होगा। लेकिन अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जब हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट से राइट, तो पीरियड में क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है आ गया है। तो देखो पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो, अगर आप लेफ्ट से राइट जाना स्टार्ट करते हो तो देखो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो तुम्हारा इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, उसका रीजन है, जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, जब आपको पता है कि भाई जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये अच्छे से क्लियर है कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या है, बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो एटॉमिक साइज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या है, डिक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैसे इंक्रीज हो गया, तो उसका रीजन है, देखो ध्यान से। जब आप लेफ्ट से राइट गए हो, जब आप कहां गए हो, लेफ्ट से राइट गए हो, तो आपको पता है कि जो इस वाले का साइज होगा और जो इस वाले का साइज होगा
जो इस वाले का साइज होगा, तो साइज क्या होगा भाई, इसका साइज हमारा क्या ज्यादा होगा, इस वाले का साइज क्या है कम होगा। तो भाई इसका साइज क्या है ज्यादा है, इसका साइज कम है। अब खुद सोच के देखो, जब इसका साइज ज्यादा है और इसका साइज कम है, देखो जब साइज कम है तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास इसका साइज कम है तो अंदर सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और हमारा जो एलिमेंट है, जो एटम है वो छोटा है, तो फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमेगा उसको गेन आसानी से कर लेंगे। और अगर गेन यहाँ आसानी से होगा तो इसका मतलब है कि नॉन मेटालिक करैक्टर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो नॉन मेटालिक करैक्टर एनएमसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर साइज ज्यादा है, और अगर साइज ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो यहां पर गेन करना क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा। जब गेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो नॉन मेटालिक करैक्टर एनएमसी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बेटा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा बोर्ड एग्जाम में नॉन मेटालिक करैक्टर को एनएमसी नहीं लिखेगा। बच्चे को पूरा लिखना है कि भाई नॉन मेटालिक करैक्टर, कोई बच्चा एनएमसी नहीं लिखेगा। अगर वो बच्चा लिखेगा तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ये अच्छे से सुन लो। तो ध्यान रखना है कि जब हमने क्या किया, जब हम लेफ्ट से राइट गए थे तो लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज था वो क्या है, वो बढ़ा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज कम हुआ, एटॉमिक साइज कम हो गया। अब एटॉमिक साइज जब कम हो गया तो हमको पता है कि जब एटॉमिक साइज छोटा हो गया है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एटम हमारा छोटा है। एटम छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्ट आसानी से कर लेगा, और यह न्यूक्लियर चार्ज कम है तो अट्रैक्ट आसानी से नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो नॉन मेटालिक करैक्टर क्या है, कम हो गया, और यहाँ आसानी से कर लेगा, इसलिए नॉन मेटालिक करैक्टर क्या है, ज्यादा हो गया। और जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एटॉमिक साइज कैसे कम ज्यादा हो रहा है, तो उस बच्चे को शुरू बात का जो वीडियो है एटॉमिक साइज का, वो जरूर और जरूर कंप्लीट वे में देखना चाहिए। इसी वीडियो में शुरुआत में एटॉमिक साइज कराया था। तो एटॉमिक साइज से ही सारी चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है। जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी दो चीजों से कनेक्टेड है, एक है न्यूक्लियर चार्ज और एक है तुम्हारा एटॉमिक साइज। इन दोनों से पूरा कनेक्टेड है, और अगर ये दो चीजें जिस बच्चों क्लियर होती हैं उसको सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसलिए तुमको मैंने एटॉमिक साइज बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को आप बार बार देखिए, जिससे ये चीजें क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर ये चीज क्लियर नहीं करोगे माइंड में तो कहीं ना कहीं भूलोगे। तो क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से तुमको बता देता हूं। अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहे हो, टॉप से बॉटम जाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज हो गया है बड़ा, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उस जगह इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफिकल्ट हो गया तो नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो गया। जब आप पीरियड की बात करोगे और लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, उसकी वजह से एटॉमिक साइज कम हो रहा है। और एटॉमिक साइज कम हो गया है तो एटॉमिक साइज कम होने से जो हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का था, या जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना था उसको गेन करना इजी हो गया, क्योंकि एटम छोटा है तो न्यूक्लियस पास में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के, और न्यूक्लियस पास में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के तो आसानी से गेन हो जाएगा। अगर आसानी से गेन होना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा वाले साइज का नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो गया और कम वाले साइज का ज्यादा हो गया, इसलिए नॉन मेटालिक करैक्टर क्या है, इंक्रीज कर गया। तो ये पूरी कहानी थी आपके नॉन मेटालिक करैक्टर की। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और बेटा जो तुम्हारी रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि तुमको मैंने बहुत ही बारीकी से हर एक चीज समझाई है। तो अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिस बच्चे ने स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखा है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का,
वो जाके वन शॉट का लेक्चर कवर कर ले। तो वन शॉट में टोटल मैं तुमको 3 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर आपको पहले दिया जा चुका है, ये जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है, और थर्ड लेक्चर आपका आएगा जिसमें आपकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो इस टाइप की जो रिमेनिंग चीजें हैं वो सब कुछ हम कवर कर लेंगे। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना तुमको वीडियो कैसा लगा, तुमको ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो बच्चे को होती है वो पीरियोडिक टेबल में होती है। इसीलिए मैं तुमको पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, जिससे कि ये चीज तुमको समझ में आ जाए। क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आपका 10th में काम नहीं आएगा, 10th में आएगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा काम। इसके बाद तुम अगर आईआईटी या नीट की तैयारी करोगे वहां भी काम आएगा, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां भी काम आएगा। तो इसलिए अगर आज तुम्हारा क्लियर है ये टॉपिक, तो आने वाले टाइम में कभी भी तुमको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर ऑलरेडी हो चुके होंगे। अदरवाइज ये तुम्हारा जो बेस है वो वीक हो जाएगा, तो फिर तुमको आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए फिर से यही चीज दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। और अगर तुमको मेरी बात पे यकीन ना हो, तो कोई भी बच्चा जो 11th 12th में पढ़ रहा हो उससे एक बार पूछना कि भाई पीरियोडिक टेबल क्या तुमको समझ में आ रही है। तो ये मोस्टली बच्चे इनको समझ में नहीं आती है और प्रॉब्लम फेस करते हो। कोई आईआईटी नीट की तैयारी कर रहा हो या कर चुका हो, उससे पूछ तुमको ज्यादा अच्छे समझ में और आएगा। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, और केमिस्ट्री के सारे वीडियोस देखने के लिए केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना ना भूलिए। प्लेलिस्ट का नाम है 2024 केमिस्ट्री। और जिन बच्चों ने फिजिक्स के और लेक्चर्स नहीं देखे हैं, या बायोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, या हिस्ट्री सिविक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स को एक साथ देख सकते हैं। और हर सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो सेपरेट बनाई गई है। सो बच्चों, जैसा आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने नॉन मेटालिक कैरेक्टर तक सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की। अब क्वेश्चन ये आता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो देखो, इसको अगर तुम एक अच्छे तरीके से समझ लोगे और कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम एग्जाम में इसको राइट ना कर पाओ। तो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं तुमको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूं कैसे तुमको इसको अपने माइंड में रखना है। तो सिंपल सा देखना ध्यान से। अगर हम क्या करें, एक न्यूक्लियस बनाएं। अगर हम न्यूक्लियस बनाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एटम की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस होगा तो उसके अराउंड क्या होंगी, सेल्स भी होंगी। तो जैसे ये हमने क्या किया, फर्स्ट सेल बना दी। अब फर्स्ट सेल बनाएंगे तो इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए यहाँ पे। फिर सेकंड सेल अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये हमारी हो गई सेकंड सेल। सेकंड सेल में जैसा आपको मालूम होता है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सेल फिर से होगी। तो अगर एक सेल अगर हम और बनाना चाहें तो ये नेक्स्ट सेल हमारी क्या है, इस तरीके से बन जाती है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लेते हैं भाई इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, हमको इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। हम चाहते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाए। क्यों चाहते हैं, जिससे कि ये क्या स्टेबल हो जाए। तो ध्यान रखना है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, या तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, या फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो 3 टर्म आपको ध्यान रखने हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये 3 टर्म आपको क्या है, ध्यान रखने हैं। तो अब अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको बस 2 टर्म ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने आपको एटॉमिक साइज में 2 बताए थे टर्म, मेटालिक कैरेक्टर में भी 2 टर्म बताए थे, नॉन मेटालिक में भी 2 टर्म बताए थे। इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी 2 टर्म बता रहा हूं। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या ध्यान रखनी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो पहली चीज क्या रखनी है, एनर्जी रिक्वायर्ड ध्यान रखनी है। और उसके लिए पहला टर्म है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड। अब जब एनर्जी रिक्वायर्ड जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन हट गया है तो वो क्या है, एक आयन बनाएगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन बना देगा। कैसा बना देगा, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन क्या बना देगा। तो सिंपल सा 2 टर्म ध्यान रखने हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और दूसरी चीज पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है।
और पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। तो सिंपल सा हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम convert into the positively charged gaseous ion is called ionization energy or ionization potential. It is also known as first ionization energy, IE1। तो आपको ये चीज समझ में आएगी। फिर से आपको एक बार फिर से बोल कर दिखा, तो ध्यान से सुनना और इससे कनेक्ट करना। यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है, फ्रॉम एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम। बस ध्यान ये देना है कि जो हमारा एटम है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो न्यूट्रली हमको लेना पड़ेगा, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम, मतलब गैसियस सिस्टम होना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। तो सिंपल सा हम बोलेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम and convert into positively charged gaseous ion is called ionization potential or ionization energy or first ionization energy। तो ये आपका पूरा टर्म क्लियर हो गया भाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। अगर इसके लिए एक हम इक्वेशन राइट करना चाहे तो हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक हमारे पास क्या है, गैसियस फॉर्म में कोई भी एटम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, ऊपर प्लस लगाएंगे और बीचे जी लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, रिमूव हुआ है। तो अगर इक्वेशन अगर आपको राइट करना है तो ये इक्वेशन आप क्या है, राइट कर सकते हो एज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन। अब आयनाइजेशन एनर्जी में हम बात करेंगे जब हम ग्रुप में जाएंगे और जब हम पीरियड में जाएंगे तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो देखो, जब आप ग्रुप में जाते हो टॉप से बॉटम, जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन आता है क्यों, क्वेश्चन आता है क्यों, वो भी हम लोग देखेंगे। और जब आप पीरियड में जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो, जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, और जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, ये हमको समझना है बस। तो चलो मैं तुमको समझाता हूं। पहले बात कर लेते हैं ग्रुप की। देखो, जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम आ रहे हो, जब आप ग्रुप में टॉप वाली पोजीशन से बॉटम वाली पोजीशन में आ रहे हो तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अब आप खुद से सोच के देखो, टॉप वाला जो एलिमेंट होगा, टॉप वाला जो भी एटम होगा, उसका जो साइज होगा वो इस टाइप से होगा, उसका साइज क्या है, इस टाइप से होगा, छोटा साइज होगा। लेकिन जब आप बॉटम पर आओगे, जब आप टॉप वाली पोजीशन से, यहां टॉप पर थे आप, और जब टॉप वाली पोजीशन बॉटम पर आओगे तो साइज क्या होगा, साइज बढ़ चुका होगा, साइज क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। अब देखो, जैसे यहां एक ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं अब आउटर मोस्ट की, तो देखो जैसे आउटर मोस्ट में आपको पता है कि भाई साइज क्या है, यहां आप देखो ध्यान से, टॉप में साइज कम होगा और बॉटम में साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बॉटम में आपका साइज ज्यादा है, अब ये आपको दिख रहा है। तो आप खुद सोच कर देखो, अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, तो ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है और जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, और इसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जब ये इसको बांधे बैठा है, जब ये इसको बांधे बैठा है तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एनर्जी यहां क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, एनर्जी इसको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जब यहां पे देखोगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन ये है आउटर मोस्ट का, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट का, और न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो यहां पर है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा है।
इसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा डिस्टेंस हो रही है। जब यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। जब न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो इस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर रहा है, जब उसको खींची कम रहा है, जब उसको कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो यहां पर एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी यहां पर क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। मतलब यहां पे कम एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ऊपर, नीचे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, ऊपर एनर्जी ज्यादा है, नीचे एनर्जी कम है। मतलब जब आप टॉप से बॉटम आ रहे हो तो ज्यादा से एनर्जी कम होगी। ज्यादा को बोलते हैं इंक्रीज, कम को बोलते हैं डिक्रीज। तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप टॉप से बॉटम आते हो तो एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये अब आपको क्लियर होगा कि जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारा ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब बात करेंगे पीरियड की। भाई पीरियड में क्या होगा, तो पीरियड में कहां जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है। अब देखो लेफ्ट से राइट की अगर हम बात करते हैं क्या होगा, देखो लेफ्ट में एक एटम ये ले लेते हैं, इसका एक क्या है, एटम ले लेते हैं। लेफ्ट में हम क्या कर लेते हैं, एक एटम ले लेते हैं। अब आपको पता है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज कर जाता है। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है। भैया एटॉमिक साइज डिक्रीज कर गया है। अब कुछ सोच के देखो, जब एटॉमिक साइज यहां कम है, यहां पे एटॉमिक साइज क्या है, कम है, और यहां पर एटॉमिक साइज क्या है, ज्यादा है। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होने वाला है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने वाला है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन जहां साइज कम हो गया है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन फोर्स छोटे साइज में ज्यादा है, और जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहां पर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी। तो आप खुद सोच के देखो, यहां पर एनर्जी क्या चाहिए, एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए छोटे वाले साइज में। मतलब एनर्जी इंक्रीज हो गई यहां पर, और यहां पर एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए, और एनर्जी कम चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर एनर्जी कम चाहिए तो इसका मतलब है ये क्या हो है, यहाँ पे डिक्रीज है। तो डिक्रीज से क्या हो रही है, ये डिक्रीज से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले कम थी एनर्जी, अब क्या है, ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आयनाइजेशन एनर्जी का, जब एक आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो जब आपको एग्जाम में लिखना होता है तो ये आपको एग्जाम को समझाना नहीं होता है, वैसे नॉर्मली ये समझाना नहीं होता है। लेकिन एक चीज फिर से ध्यान रखना, अगर अपने आंसर को इंप्रेसिव बनाना है, अगर अपने आंसर को इंप्रेसिव बनाना है, एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट लिखेगा, लेकिन दूसरा बच्चा क्या करेगा, ये पूरा जो तुमको मैंने समझाया है, ये डायग्राम यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, वो बच्चा सारा करेगा। और जो बच्चा ये सारा करेगा और ऑब्वियसली बात है उसको नंबर ज्यादा मिलेगा। और दूसरा बच्चा देखो ना क्या लिखेगा, वो भी मैं तुमको बताता हूं। कई टीचर है यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है यार वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि बच्चे को फुल मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को 100% मिले। आप बता दो, देखो दूसरा से देखो कितना लिखेगा, मैं आपको बताता हूं। अगर आप बुक में देखोगे और आप देखिएगा, कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो कोई टीचर ऐसा नहीं खराब पढ़ाता है, टीचर सब सही पढ़ाते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है मार्क्स में। तो एज अ स्टूडेंट हमको सेल्फिश होना है कि भैया हमको वो लिखना है जिससे हमको नंबर ज्यादा मिलने हैं, चाहे वो हमको किसी भी टीचर का पढ़ना क्यों ना पड़े। ये ध्यान रखिएगा बस।
अब देखो, अगर हम बात करेंगे, एक बच्चा तो जो अभी मैंने तुमको बताया ये सब कुछ लिखेगा, जो अभी मैं तुम्हारा बिगाड़ रहा हूं ये भी सब कुछ लिखेगा, और एक बच्चा क्या करेगा, सिर्फ इतना लिखेगा जो मैं तुमको इरेज करके दिखाता हूं। देखना ध्यान से, अच्छे से समझना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर तुमको चाहिए बेटा। ऐसे 100% नंबर नहीं आते हैं। कई बच्चे हैं जो बताते हैं सर मेरे 100% आ गए, लास्ट सेशन में आए थे कई बच्चों के, मैथ्स में कुछ बच्चों के आए हुए थे 100 आउट ऑफ 100। देखो ध्यान से, सिर्फ इतना पोर्शन कुछ बच्चे क्या लिख के आएंगे, सिर्फ इतना पोर्शन जितना अभी आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, सिर्फ कुछ बच्चे इतना लिख के आएंगे। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो मैंने तुमको डायग्राम यहां बना के दिखाए थे पीरियड में, या तुमको ग्रुप में बना के दिखाया था, वो कुछ बच्चे वैसा लिखेंगे। अब जिस बच्चे ने सोच सोच के देखो, डायग्राम यहां बनाया है, यहां डायग्राम बनाया है, यहां डायग्राम बनाया है, तो किसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि जिसने सब कुछ अच्छे से बनाया है। तो इसलिए एक सिस्टमैटिक वे में बहुत बेस्ट आंसर लिख के आना है। तो ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तो अब इसको हम इरेज करेंगे आराम से, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको आपको बहुत अच्छे से इसी तरीके से समझाएंगे। बच्चों अभी तक हमने क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी तक कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो ये बिल्कुल सिमिलर होता है आयनाइजेशन एनर्जी की तरह। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता था किसी एटम से, और जो एटम बनता था वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था। लेकिन यहां पर उसका उल्टा करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, और ऐड जब करोगे एक इलेक्ट्रॉन को तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी, लेकिन यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, यहां पर एनर्जी रिलीज्ड है। तो सिंपल टर्म में तुम डेफिनेशन लिख सकते हो बिल्कुल फटाके से। तो कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना। द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड टू एड एन एटम, the energy released to add an electron to neutrally isolated gaseous atom to form negatively charged gaseous ion is called electron affinity और electron gain enthalpy। तो एक बार फिर से मैं तुमको बता देता हूं क्या तुमको लिखना होता है। the energy released to add an electron to neutrally isolated gaseous atom to form negatively charged gaseous ion, ये आपको लिखना होता है। अगर इसके लिए रिएक्शन लिखना चाहते हो तो रिएक्शन आप लिख सकते हो। एक आपको क्या करना है, कोई भी एटम लेना है गैसियस फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो प्लस लगाएंगे, माइनस ही लिखेंगे। अब क्या बनेगा, निगेटिवली चार्ज गैसियस आयन। तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज गैसियस आयन ये क्या है आपका हो गया है, और साथ में क्या आएगी, एनर्जी आएगी। जो एनर्जी आएगी उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम उसी मैनर में अगर हम क्लोरीन के लिए लिखना चाहें तो क्लोरीन एटम होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये क्लोरीन क्या होगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये Cl माइनस में कन्वर्ट होगा तो साथ में एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जो हम डायग्राम इसके लिए बनाए, देखो डायग्राम क्या हो सकता है। तो क्लोरीन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो आपको पता ही है, अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन होता है आपका 17, मतलब 2, 8 एंड 7। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। उसके बाद फर्स्ट सेल बनाएंगे जिसमें क्या होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर सेकंड सेल बनाएंगे जिसमें आपके क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो लास्ट वाली सेल होगी उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपको पता है कि लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और हर एक एटम चाहता है कि भैया मैं स्टेबल हो जाऊं। हर एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और जब हर एक एलिमेंट चाहता है, हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, गेन करेगा। अब इस गेन के समय क्या है, एनर्जी रिलीज होगी। अब जो एनर्जी गेन के समय रिलीज हो गई है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दिया है। तो आपको ये डायग्राम बना के डेफिनेटली आना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि ग्रुप में जाने पर और पीरियड में जाने पर क्या चेंजेस होते हैं और क्यों होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आप ग्रुप में जाते हो टॉप से बॉटम, जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हो तो टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करती है डिक्रीज। तो ध्यान रखिएगा, जब आप ग्रुप में जाते हो टॉप से बॉटम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करती है डिक्रीज। लेकिन जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो, जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करती है इंक्रीज। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, दोनों के जो रीजन है वो एटॉमिक साइज है, दोनों का रीजन एटॉमिक साइज है। कैसे है वो हम समझेंगे। देखो, जब आप ग्रुप में जाते हो टॉप से बॉटम, जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहे हो तो टॉप से बॉटम जाने पर आपको पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कर जाता है डिक्रीज। तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, वो कर गया है डिक्रीज। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाता है। तो सिंपल सा है, जब टॉप से बॉटम जाते हो तो एटॉमिक साइज करता है इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज किया तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारा कर गया है डिक्रीज। अब अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, पीरियड में हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट। जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो करता है डिक्रीज, और एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कर जाता है इंक्रीज। तो आपस में इनका जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल वाला होता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको कवर करेंगे। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, बाकी हम आगे का टॉपिक देखते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। तो चलो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो देखो, ये एक टेंडेंसी होती है, ये एक टेंडेंसी होती है। किस चीज की टेंडेंसी होती है, ध्यान से समझना। ये एक टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की। किसको अट्रैक्ट करना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। और अट्रैक्ट कहाँ करना है, अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। कहाँ अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो मतलब टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब हो गया कि किसी भी एटम की वो टेंडेंसी, किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम सिंपल सा डेफिनेशन बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम और मॉलिक्यूल इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो सिंपल सा बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, मेन टर्म क्या है, अट्रैक्ट करना है। किसको अट्रैक्ट करना है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। बस इतना आपको लिख के आना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है कि भाई ग्रुप में जाने पर और पीरियड में जाने पर क्या चेंज होगा। तो देखो, जब आप ग्रुप में जाओगे टॉप से बॉटम, जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगा क्या, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम जाने पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे होगे, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे होगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करता है क्या, इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से देखना, अगर हम सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में आपको पता है कि भाई टॉप से बॉटम आना है, टॉप से बॉटम आना है। अब देखो, जब आप टॉप पर हो, जब आप टॉप पर हो तो टॉप से जब आप बॉटम पर आ रहे हो तो टॉप पर जो एटॉमिक साइज होता है, टॉप पर जो एटॉमिक साइज होता है और जो बॉटम पर एटॉमिक साइज होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है।
देखो एटॉमिक साइज टॉप से बॉटम जाने पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब जब आप टॉप से बॉटम पे जाओगे एटॉमिक साइज क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। मतलब टॉप पर अगर एटॉमिक साइज ये है तो बॉटम पर ये 100% श्योर है कि इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। अब आप खुद सोच के देखो, आपको क्या करना है, आपको शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट जल्दी होगा कि यहाँ पे अट्रैक्ट जल्दी होगा, खुद सोच के देखो, यहाँ पे अट्रैक्ट जल्दी होगा कि यहाँ पे अट्रैक्ट जल्दी होगा। तो आपको ये पता है कि अट्रैक्ट यहाँ पे जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जब साइज कम है तो न्यूक्लियस क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के पास होगा। जब पास होगा तो यहाँ पे अट्रैक्ट जल्दी हो जाएगा। जब अट्रैक्ट जल्दी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या है, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम हो जाएगा। तो जब टॉप से बॉटम आ रहे हो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा से कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि जब आप टॉप से बॉटम आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उसको जब साइज बढ़ गया है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, आसानी से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, ज्यादा हो जाएगी, और जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो आसानी से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और जब साइज कम है तो यहाँ पे आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है वो हो गया। अब बात करते हैं पीरियड वाले कॉन्सेप्ट की। देखो जब आप पीरियड की बात करोगे, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको पता होगा कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो जैसे अगर हम लेफ्ट की बात करें और अगर हम राइट की बात करें तो लेफ्ट में जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, ज्यादा होगा। अगर लेफ्ट में ये एटॉमिक साइज है तो राइट में कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, राइट में एटॉमिक साइज क्या है, कम होगा। जब ये एटॉमिक साइज यहां पर कम है और यहां पर एटॉमिक साइज क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अट्रैक्ट करना क्या आसान हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन कम वाले साइज में जल्दी अट्रैक्ट होगा। तो जब जल्दी अट्रैक्ट होगा तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होगा। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रोनिटी कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, तो कम से कहां जा रहे हो, ज्यादा पर जा रहे हो। जब कम से ज्यादा ज्यादा पर जा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गया है। तो सिंपल सा ध्यान रखना कि जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है। शुरुआत में साइज ज्यादा था, बाद में कम था। जब साइज ज्यादा था तो जब साइज ज्यादा है तो यहाँ पर न्यूक्लियस से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा होगी। जब न्यूक्लियस से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसको अट्रैक्ट करना क्या है, आसान नहीं हो पाएगा। जब अट्रैक्ट करना आसान नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और जब साइज कम था तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो गई, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो गई शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो उसको अट्रैक्ट करना आसान हो गया। जब अट्रैक्ट करना आसान हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। तो इसलिए जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो तुम क्या हो रहा है, तुम्हारा कम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको एग्जाम में सारी चीजों को डिटेल फॉर्म में क्या लिख के आना होगा। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हारे लूंगा जो एग्जाम में 100% आते हैं। और अगर तुम्हारा यूनिट टेस्ट हुआ है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, तो उसमें तुम देख रहे डेफिनेटली आएगा या आया होगा। अगर आपका अभी तक नहीं हुआ फर्स्ट सेकंड यूनिट टेस्ट, इसमें तुम्हारी चैप्टर अगर आया नहीं है या आने वाला है, तो ये क्वेश्चन जो अब मैं तुमको बताऊंगा, 3 क्वेश्चन मैं तुमको बताऊंगा, सिर्फ उन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% तुम्हारा आया होगा। तो चलो इसके बाद उन क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले रेज करते हैं, फिर उसका कवर करते हैं। बच्चों अब हम पीरियोडिक टेबल के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पर मौजूद हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को तुम लेके चलो कि भाई इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हारा आता है। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा कैटायन होता है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। जो कैटायन होता है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉल होता है। क्यों होता है?
ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जो हमारा एनायन है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से लार्ज होता है, तो क्यों होता है? तो इसका क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है कैटायन की। तो कैटायन कब बनता है किसी एटम से? कैटायन कब बनेगा? कैटायन तब बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकल जाएगा। तो अगर हम सोडियम ले लें फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम ले लें और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, अगर हम सोडियम ले लें और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, तो रिमूव करने पर ये क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस आयन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैटायन, ये हमारा हो गया पेरेंट एटम। तो ये हमारा होगा 281। सोडियम होता है एटॉमिक नंबर 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 281। यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुका है। तो ये है हमारा पेरेंट एटम और ये है हमारा कैटायन। तो अब तुमसे ये कह रहा है कि जो कैटायन बना है ना, ये कैटायन हमेशा स्मॉलर होगा, क्यों? देखते हैं क्यों होगा। बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से। देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, अगर हम Na का स्ट्रक्चर है तो देखो कैसे बनेगा। तो पहले होगा हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद होगा पहली वाली सेल। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 1 बना देंगे। इसमें बनाएंगे कैटायन में, तो पहले आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे सबसे पहले न्यूक्लियस। फिर फर्स्ट सेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। सेकंड वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहां पे आप क्या देख रहे हो? ध्यान से देखो क्या देख रहे हो। यहां पर आप ये देख रहे हो कि भाई यहां पर जो हमारा पेरेंट एटम है, यहां पर 3 सेल हैं। पेरेंट एटम में 3 सेल हैं और जो कैटायन बन गया वहां पे सिर्फ 2 सेल हैं। तो जब 3 सेल से 2 सेल हो गया है, तो मतलब नंबर ऑफ सेल्स कम हो गई हैं, और नंबर ऑफ सेल्स कम होने की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो कम हो गया है। तो जो एटम बनेगा, जो एटम बनेगा, एटम कौन सा बना है? कैटायन बना है। जो कैटायन बनेगा उसका साइज क्या? कम हो गया। साइज क्यों कम हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गई हैं? डिक्रीज कर गई हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या है? डिक्रीज कर गई हैं। और नंबर ऑफ सेल्स क्यों डिक्रीज करी हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है। क्योंकि कैटायन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली रिमूव होगा ही होगा। तो सिंपल सा आप लिखोगे इसमें कि नंबर ऑफ सेल्स कम होने की वजह से जो हमारा साइज होता है वो क्या है? डिक्रीज कर जाता है, और इसलिए जो हमारा कैटायन बना है उसका साइज क्या है? हमारे पेरेंट एटम से क्या है? कम होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तुमको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तक तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। तो भाई जो एनाइन है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होगा, क्यों? तो चलो बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है एनाइन बनेगा कब? एनाइन तब बनेगा जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अगर हम एक एटम ले लें जैसे क्लोरीन, अब क्लोरीन में क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा देते हैं। तो जैसे हमने क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। गेन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो चार्ज है ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव आ गया। तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो हमारा क्या है? Cl माइनस आ गया। अब Cl का आपको मालूम होगा कि जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। तो हम लिखेंगे 2, 8, 7। लेकिन अब Cl माइनस है, एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 8। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या होगा। तो देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे यहां पर, तो यहां पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं और यहां पे नंबर ऑफ सेल्स हैं वो तो यार दोनों जगह 3 हैं। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है।
तो भाई सेल्स तो बढ़ नहीं रही हैं। जब सेल्स नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब सेल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां फेल हो गया। जब वो सेल्स वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो अब क्या लगेगा, देखो ध्यान से देखना क्या लगेगा। अब देखो यहां देखो ध्यान से, यहाँ 287 है, यहाँ 288 है, मतलब सारा खेल इन्हीं दोनों के बीच का है, सारा खेल इन दोनों के बीच का है। देखो ध्यान से समझना, यहां पर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, हमारी सेल्स होंगी। कितनी सेल्स होंगी, 3 सेल्स होंगी। इसी तरीके से यहां पर भी न्यूक्लियस होगा, यहां पर भी क्या है, सेल्स होंगी न्यूक्लियस के अराउंड। यहां पर क्या होगा, 287 होगा, मतलब 2, यहां पर 8 होगा और यहां पर 7 होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, 288 होगा। तो सबसे पहले 2, फिर यहां पर होगा 8, फिर इसके बाद फिर से 8। तो ये हमारा हो गया 288। तो ये हमारा हो गया। अब बात आप सोच रहे हो सर यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से समझ में ये आ रहा है, ध्यान से देखना, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर भी न्यूक्लियस है, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन एक कम है लेकिन यहां एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहां पर जो इफेक्टिव चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर जो इफेक्टिव चार्ज है न्यूक्लियस का, तो जो यहां पर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो ना भाई, इफेक्टिव चार्ज पहले वाले में भी होगा, दूसरे वाले में भी होगा, यहां पर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, यहां पे भी होगा, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो थोड़ा क्या है, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और जब इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो वो सेल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब सेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो सेल क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, तो सेल थोड़ी क्या है, बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से जो हमारा एनायन बनेगा वो लार्जर हो जाएगा हमेशा। तो क्लियर हो गया होगा, हुआ क्या है, हुआ सिर्फ इतना है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम था पेरेंट एटम में, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट एटम। तो ये जो पेरेंट एटम है और इसको बोलते हैं एनायन। तो पेरेंट एटम में आप क्या देख रहे हो, पेरेंट एटम में आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर वो थोड़ा ज्यादा होगा। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, थोड़ा कम हो जाएगा। और जब इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो वो सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब सेल को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर सेल क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, और जब सेल एक्सपेंड हो जाएंगी तो साइज बड़ा हो जाएगा, और साइज बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब एनायन हमारा लार्ज हो जाएगा। तो ये पूरा रीजन था एनायन क्यों लार्ज होता है। तो कैटायन का कॉन्सेप्ट और एनायन का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में बहुत ज्यादा कई बार पूछा गया है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। बच्चों पीरियोडिक टेबल का ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है तुम्हारा जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो क्या होता है और जो ब्रिज एलिमेंट है वो क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप एंड व्हाट आर द ब्रिज एलिमेंट्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा सिमिलर होती हैं। किस तरीके से सिमिलर होती हैं वो आपको देखना है। तो वो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ही है कि भाई जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स डायगोनल में होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो देखो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अगर हम पीरियड सेकंड बनाते हैं और पीरियड थर्ड के एलिमेंट बनाते हैं, तो जैसे पीरियड सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड सेकंड में आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। और अगर पीरियड थर्ड की बात करते हैं तो हमारे एलिमेंट आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एसआई, सिलिकॉन।
तो ये जो एलिमेंट्स आते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायगोनली क्या है, रिजेंबल्स होती हैं, मींस डायगोनली सेम हो जाती हैं। तो जो हमारा लिथियम की प्रॉपर्टीज है वो राइट डायगोनल होता है मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज के। जो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं एल्युमिनियम के साथ, और जो बोरान की प्रॉपर्टी हैं वो सिलिकॉन के साथ रिजेंबल करती हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, सेम होती हैं। और जब प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो इसको हमने बोल दिया डायगोनल रिलेशनशिप। तो अगर हमको लिखना होगा एग्जाम में इसके डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे, diagonal relationship represent that diagonal relationship represents that the properties of second period element, the properties of second period element diagonally relate with the properties of period third element। तो ये आपको लिखना होगा। तो देखो मैं तुमको फिर से बताता हूं कैसे तुमको लिखना होगा। तुमको लिखना होगा diagonal relationship represents that the properties of second period elements diagonally resembles with the properties of elements of third period। तो ये आपको लिखना होगा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में, व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स। तो देखो जो आपके पीरियड थर्ड होता है उस पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट प्रॉपर्टी डायगोनल रिलेशनशिप में शो करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। उनको क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। तो ब्रिज एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो रही हैं। तो जैसे आप देखो पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनकी प्रॉपर्टीज पीरियड थर्ड के साथ क्या रिजेंबल्स हो रही, मींस प्रॉपर्टीज सेम हो रही हैं। तो ये जो एलिमेंट हो जाएंगे हमारे, ये ब्रिज एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आई होप तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है डायगोनल रिलेशनशिप का एंड ब्रिज एलिमेंट एक क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ जो हमारे ऑल टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पूरी तरीके से मैंने तुम्हारा पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है जो तुम पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जहां पर आपको जो सिलेबस होता है, जो भी सैंपल पेपर्स है, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का आपको लिंक मिलेगा, जहां जाकर आप केमिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है, केमिस्ट्री जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और जो आपके जो सिलेबस वगैरह होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और जाकर अभी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू सो मच।